हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट नवंबर 2012 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के पेपर फर्स्ट यानी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, सही है। 1 पैसे में 0.01 रुपया होता है, सही है। 1 और आधा दर्जन 18 होता है, ये भी सही है। लेकिन 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 300 मिलीलीटर, ये गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 3 लीटर में कितने हजार मिलीलीटर होंगे, तो 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर प्लस 30 मिलीलीटर और जोड़ देते हैं तो बन जाएगा 3030 मिलीलीटर। और ऑप्शन में दे रखा है 300 मिलीलीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। यहाँ पर होना चाहिए 3030 मिलीलीटर, लेकिन दे रखा है 300 मिलीलीटर। अब पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना बचता है। बेसिक क्वेश्चन है। 12 को 12 10 12 डिवाइड करना है, बस 12 एकम 12, कुछ नहीं। तारा 1, न जाने का 0, तारा 0, फिर न जाने का 0, फिर उतारा 1, तो 12 अट्ठे 96, बचता है 5, तार लिया 2, 12 चौके 48, 12 में से 8 गया, बचेगा 4। पूछा जा रहा है इस संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा, तो शेषफल बचता है 4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दिन सुबह 6:14 बजे से 8:02 बजे शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सुबह के 6:14 से शाम के 6:14 तक का अगर हम समय निकालें तो हो जाएंगे 12 घंटे, ठीक है। अब शाम के 6:14 से अगर हम शाम के 8:02 तक का समय निकालें तो 8:02 में हम 6:14 घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे और ये दोनों चीज़ें अब शाम के हैं तो पीएम में होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मिनट है और यहाँ पर 14 मिनट, घटेगा नहीं। तो यहाँ से 1 घंटा यहाँ से कैरी ले लेंगे और इधर 60 मिनट में कन्वर्ट करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 62, 60 + 2 62। तो 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, यानी 1 घंटा 48 मिनट। अब सुबह के 6:14 से शाम के 6:14 तक का समय 12 था, प्लस शाम के 6:14 से 8:02 तक का समय था 1 घंटा 48 मिनट। तो वो हम इसमें जोड़ देंगे 1 घंटा 48 मिनट। तो 12 और 1 हो गया 13 और ये 48 मिनट हो गया मिनट में। तो 13 घंटे और 48 मिनट ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। तो देखते हैं 4 और 1/3 समकोण में, तो समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 4 समकोण यानी 4 × 90 डिग्री, 4 × 36 तो 360 ये हुआ। फिर दे रखा है 1/3 समकोण, तो 1/3 समकोण यानी 90, काट देते हैं, 3 × 9 0 यानी 30। तो इसी को फिर हम जोड़ लेंगे, 0 का 0, 6 3 9 3, 390। तो डिग्रियों की संख्या पूछी है तो 390, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2/3 में कितने 1/6 हैं। हमने पिछले मैथ्स के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं, 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो बटे में कर दीजिए, या फिर 2/3 और ये जो कितने पूछा जाता है इसको पलट कर लिख दीजिए गुणा में। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 2/3 में 4 1/6 है, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो हमें इससे जो आकृति दी है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें बताया है कि प्रत्येक वर्ग यानी ये जो वर्ग बने हैं इसमें प्रत्येक वर्ग की जो एक भुजा है ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि ये 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ही बताया ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
देखिए, और एक ये आयत बन रहा है। आयत कैसे बन रहा है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, और ये 1 है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो आयत यही तो होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आयत का हम क्षेत्रफल भी इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल और एक इस आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले इसका। तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 1 है और ये 1 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ पर 5, चौड़ाई है 1, तो 5 गुणा 1 बराबर 5। ये आयत का क्षेत्रफल निकला है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जैसे आधार होता है बी से डिनोट करेंगे, ये होगा ऊंचाई और ये होता है हमारा कर्ण, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं पहले। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो इसमें ये 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3, ये 3 दे रखा है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो लिख लेंगे 4 गुणा 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 3 है, ठीक है, 2 3 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें भुजा दे रखी है ये 1 और ये 2, और नीचे आधार में 1 और 2। तो फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार, आधार है इसमें 2, ऊंचाई भी है 2, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बचा कितना 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 2। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें एक भुजा ये हो गई 2, और एक ये 2, यानी इसका भी जो क्षेत्रफल निकलेगा 2, क्योंकि दोनों में ही समान भुजाएं हैं, तो 2 2 इसका क्षेत्रफल। तो अब हम इस पूरे जितने क्षेत्रफल निकाले हैं इसको जोड़ देंगे। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकला था 5, इस त्रिभुज का निकला है 6, और इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकले हैं 2 और 2, यानी कि 4 लिख लेते हैं। तो 6 4 10 5 15। तो छायांकित भाग का जितना भी बाहरी भाग है उसका क्षेत्रफल है 15, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा एक यहाँ पर कितनी है 5, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 दे रखा है ना। तो भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में छायांकित भाग को छोड़कर जितना भी हम लोगों ने क्षेत्रफल आया तो त्रिभुज का निकाला है वो उसमें से घटा देंगे, यानी 25 में 15 घटा देंगे। क्लियर कर लेते हैं। 25 निकला है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और टोटल 15 निकला है छायांकित भाग को छोड़कर, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल जो निकला था वो 15 घटा देंगे तो बचेगा 10। 10 जो है वो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दे रखी है, और हमें 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करके कितने बक्से की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में टोटल ऊपर लिख लेते हैं, और अपॉन में एक आयताकार बक्से की जितनी भी लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई दे रखी होती है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 गुणे 8 गुणे 6 सॉल्व करते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल, 8 सत्ते 56, तो 8 अट्ठे 64, 6 कम 6 6 कम 6 छतियाँ 18, यानी कि 13, यानी कि 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में हमें 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा नंबर 1 अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। नंबर 2 कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। नंबर 3 एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। नंबर 4 की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। त्योहार के समय कक्षा 5 में जब प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है, कक्षा में इस प्रकार की चर्चा
एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि जब त्यौहार के समय हम प्रतिशत की जगह सेल की चर्चा करेंगे तो हम वहाँ कहीं ना कहीं क्रय और विक्रय की चर्चा कर रहे होंगे। क्रय होता है खरीदना, विक्रय होता है बेचना। जब हम कोई चीज़ क्रय विक्रय करेंगे तो वहाँ लाभ और हानि भी प्रतिशत में हम बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो यह एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता भी करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। नंबर 1 वर्ग पहेली, नंबर 2 सर्वेक्षण आधारित परियोजना, नंबर 3 प्रश्नोत्तरी या फिर नंबर 4 भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। तो यहाँ आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण आधारित परियोजना सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान विद्यार्थी जो आंकड़े एकत्रित करेंगे उसका बिना विश्लेषण किए ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए नंबर 1 विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, नंबर 2 चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, नंबर 3 कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, या फिर नंबर 4 सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा, क्योंकि बच्चे सामाजिक गतिविधियों से और सामाजिक अनुकरण से ही जल्दी सीखते हैं, इसलिए हमें सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। नंबर 1 श्रव्य शिक्षार्थी है, नंबर 2 को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, नंबर 3 चाक्षुष विद्यार्थी है, या फिर नंबर 4 कायिक गतिक शिक्षार्थी है। तो यहाँ उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को नहीं समझ पा रही थी। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो यह किस ओर संकेत करती है कि उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर जिस पर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया गया है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर नंबर 1 गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्हित है। नंबर 2 यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। नंबर 3 सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। या फिर नंबर 4 गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो प्रदीप को जब एक टूटा हुआ रूलर दिया जाता है जिस पर 2 से शुरुआत हो रही है, 2, 3, 4, 5, 6, और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो उसका आंसर जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्हित है। जब 2 से शुरू करेगा तभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जब हम इसको 7 तक बढ़ाएंगे तब वो 6 सेंटीमीटर तक जा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS, इसका फुल फॉर्म होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। नंबर 1 संकेतों और चित्रों के ज्ञान, नंबर 2 कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, नंबर 3 तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान, या फिर नंबर 4 एल्गोरिथम के ज्ञान। तो जब उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग की जाती है तो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, क्योंकि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है
और जब हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि नंबर 1, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। नंबर 2, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घट जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। नंबर 3, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। नंबर 4, जब एक भाजक को 10 की घटत होती है और दूसरे को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। तो हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है वह इस प्रश्नों के सेट के माध्यम से विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि, तो हमें बताना क्या अवलोकन कर सकें। तो पहले इस समस्या को सॉल्व करते हैं। 7 21 तो 7 3 21, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे पॉइंट होगा तो 2.1 और 0.7, तो पॉइंट यहाँ से हटाया, पॉइंट यहाँ से हटाया तो 7 3 21, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर 3 डिजिट से पहले है पॉइंट, यहाँ पर भी 3 डिजिट से पहले है तो यहाँ पर भी पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा और 3 आएगा, यानी कि सभी में जो भागफल आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं लेकिन भागफल समान ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 इस समस्या को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, नंबर 1, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। नंबर 2, विद्यार्थी इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। नंबर 3, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। या फिर नंबर 4, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। तो समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, ये तो गलत है। विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब हुआ है, ये भी गलत है। विद्यार्थी इन दोनों समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो है वो 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकता है, लेकिन जब इसी क्वेश्चन को आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं भाषा के रूप में जब इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो वह हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। चरण 2, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। नंबर 3, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक पाठ का विकास कर रहा है। नंबर 1, परिकलन प्रक्रिया की, फिर व्यवस्था संकल्पना, फिर संक्रिया। नंबर 2, पहले व्यवस्था संकल्पना, फिर परिकलन प्रक्रिया, फिर संक्रिया। नंबर 3, व्यवस्था संकल्पना, फिर संक्रिया, फिर परिकलन प्रक्रिया। या फिर नंबर 4, पहले संक्रिया, फिर व्यवस्था संकल्पना और लास्ट में परिकलन प्रक्रिया। तो स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना, यह होता है व्यवस्था संकल्पना, ठीक है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना, यह होता है परिकलन प्रक्रिया। और स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना, यह होती है संक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। नंबर 1, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। नंबर 2, निगमन स्तर पर है। नंबर 3, चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। नंबर 4, ये विश्लेषणात्मक होगा।
विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। ठीक है, तो विद्यार्थियों से जब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है और कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है, तो वे विश्लेषणात्मक स्तर पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। शिक्षिका का उद्देश्य नंबर 1 सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नंबर 2 परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नंबर 3 विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नंबर 4 विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। जब विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित किया जाएगा तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। नंबर 1 परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। नंबर 2 रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नंबर 3 रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। नंबर 4 सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, क्योंकि यहाँ कक्षा 4 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। नंबर 1 बच्चे की सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुलझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। नंबर 2 अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। नंबर 3 मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। नंबर 4 बद्ध नहीं होता है, यहाँ बंद होगा, बंद, क्लोज एंडेड। बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो जब दो संख्याओं को गुणा करने पर 24, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। कैसे? 3 अठे 24, 12 दूनी 24, 4 छंगा 24, 6 चक्के 24, तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगर क्लोज एंडेड की बात की जाए तो क्लोज एंडेड वो प्रश्न होते हैं जिसके एक निश्चित संख्या में उत्तर होते हैं और मुक्त अंत वाले जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है, या शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। नंबर 1 बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। नंबर 2 शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। नंबर 3 बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। नंबर 4 बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सबसे सही होगा, क्योंकि जब बच्चा 482 को 482 पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं पाता है, तो बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को 2+2 अथवा 4 को 1+3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। नंबर 1 गुणनखंडीय अवस्था, नंबर 2 संक्रिय अवस्था, नंबर 3 परिमाणात्मक अवस्था, या फिर नंबर 4 विभाजनात्मक अवस्था। तो जब शैलजा 4 को 2+2, 4 को 1+3 इन संख्याओं को इस तरह से व्यक्त कर सकती है तो वह संक्रिय अवस्था पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 100 के हमें सभी गुणनखंड पहले निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम 100 के गुणनखंड करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 गुणा 100 बराबर 100, 2 गुणे 50 बराबर 100, फिर 3 से नहीं 4, 4 गुणे 25, 25 चक्के 100, फिर 5 गुणे 20, 20 पंचे 100, फिर लास्ट में 10 गुणे 10 बराबर 100।
तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 10 2 बार आया है, हमें जब इसमें 2 बार आते हैं कोई संख्या तो हमें उन्हें काउंट एक ही बार करना होता है, और बाकी संख्याओं को, इन बाकी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, क्योंकि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 5 12, 12 10 22। 10 को हमें एक ही बार काउंट करना है। अब इस वाले को हम जोड़ते हैं, 100 और 50 150, 150 और 25 175, 175 और 20 195, 195 इसमें हम और जोड़ दें तो ये 7 9 10 और 11 और 1 1 2, 217। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा 217। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 और 16 न्यूनतम सारगुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज यानी कि बराबर है, यानी कि हमें इसमें लासा निकालना है। तो हमें इनके लासा निकाल लेने हैं। तो 12 और 16 का लासा निकालते हैं। 12 और 16 का, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 चक्के 8, 3 का ऐसे रहने दें, 2 दूनी 4, फिर 3 ऐसे, 2 एकम 2 और फिर लास्ट में 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियाँ 48, यानी 12 और 16 का न्यूनतम सार गुणज होगा 48 गुणे 10 और 15 का, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो 5 दूनी 10 तियाँ 30, तो ये हो गया 30। तो इसको गुणा करते हैं, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, 1440। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2424 में दो स्थानीय मानों का योगफल क्या है। तो 2 का स्थानीय मान, पहले इस 2 का निकालते हैं। तो इसके आगे 3 डिजिट है, यानी कि हमें 1000 से गुणा करनी होगी, तो ये हुआ 2000। फिर इस 2 का हमें स्थानीय मान निकालना होगा, तो इसके आगे एक ही डिजिट है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हुआ 20। अब इसको हमें योगफल पूछा है, तो योगफल होगा 0, ये 2, ये 0, यानी कि 2020। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो हमें 2 वर्गों के परिमाप, हमें इसकी पहले एक भुजा निकालनी होगी। तो 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, और क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग का परिमाप 12। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो a बराबर 3 तथा 24 सेंटीमीटर इसका निकालते हैं। तो a 4a बराबर 24, तो 4 एकम 4, 4 छंगा 24, तो a बराबर 6, यानी एक वर्ग का आया है एक भुजा 3 और दूसरे वर्ग की एक भुजा आई है 6। ठीक है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो बड़ा वर्ग तो हुआ 6, छोटा वर्ग हुआ 3। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे 6, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी 3 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, 4 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्स से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार, जब वर्गाकार है तो वर्गाकार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर लंबाई हमें 10 मीटर दे रखी है तो चौड़ाई भी 10 मीटर होगी। ठीक है, मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में टाइल्स की लंबाई दी है, तो हम इसको भी 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 10 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1000। ठीक है, जब 1000 लंबाई हुई तो 1000 चौड़ाई भी होगी सेंटीमीटर में। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमने क्या निकाल लिया है, वर्गाकार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा भी होगी 50 सेंटीमीटर। इसे हमें अपॉन में डिवाइड मतलब कर देना है, तो 50 गुणे 50 सॉल्व करना है। तो 1 0 2 0 2 0 कैंसिल यहाँ से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 0, तो 200 गुणा 2 हुआ 400। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या होगी 400। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। 3.5, एक दर्जन में होते हैं 12, 2 दर्जन में फिर तीसरा दर्जन
और 3.5 यानी आधा और, यानी कि 6 और, तो 6, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, हासिल लगा 1, तो ये हो गया 4, यानी कि 42 संतरों का मूल्य क्या होगा। तो जब एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो यहाँ पर 42 संतरों का मूल्य पूछा है, तो हमें 2.5 से गुणा कर देनी है। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो ये हुआ 4 0, ये हुआ 5, ये 8 9 9 10, और पॉइंट लगा है एक के बाद, तो एक की पॉइंट, तो 105 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं, तो एक चॉकलेट के बराबर भाग हैं 12। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, यानी को अंजू को जो मिलता है 1/4 भाग, वो भी 12 में से, तो 1/4 भाग हुआ, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी कि 3। फिर इसका 1/3 भाग सुजाता को, यानी कि सुजाता को भी 12 का 1/3 भाग मिला, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4, ठीक है। फिर इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया, यानी कि फिजा को दिया है 12 का 1/6 भाग, तो 1/6 1/6 हो गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो मंजू के पास अब चॉकलेट कितने बचे, तो पहले देख लेते हैं टोटल इनके पास से गए कितने हैं, तो 2 + 3 5 + 4 9, 12 थे, 9 दे दिए, बचे कितने 3, तो मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग होंगे 3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो 140 में 140 गुणे 101 में मान लिया x जोड़ दें, तो हमें 14,414 प्राप्त होगा। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 140 आएगा, फिर 000, फिर 041, ठीक है, 04141, यानी 14,140। तो इसको जब इस संख्या को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो ये x हो गया। इधर 14,414 में ये जब संख्या इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये संख्या है 14,140, माइनस कर देंगे, 4 बचा, 9 10 11, 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, 3 में से 1 गया बचेगा 2, यानी 274। ऑप्शन नंबर 274, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, जो कि सीटेट नवंबर 2012 के थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।